दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे 1885 से लेकर 1947 तक के कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंपॉर्टेंट सेशंस के एक टूर पर, जहां हम इन सेशंस को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं कांग्रेस के फॉर्मेशन को। कांग्रेस, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC था, उसका फॉर्मेशन एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में किया गया था। अगर हम कांग्रेस के संस्थापना की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन लोगों के मन में आया कि आइए मिलकर बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि इसके पहले कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे कि मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एटसेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। 19वीं सेंचुरी का एंड आते आते इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स ब्रिटिश रूल की बेसिक प्रेमाइस को समझ चुके थे, जो कि सिर्फ भारत को लूटना और मदर कंट्री यानी इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाना था। उसका इंडिया और इंडियंस के डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं था। इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो आज़ादी ही केवल एकमात्र उपाय है। लेकिन आज़ादी लाएं तो लाएं कैसे? इसके लिए उन्हें एक संगठन बनाना था। परंतु यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि भला ब्रिटिश इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म क्यों होने दें? और शायद यही कारण था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स को A.O. ह्यूम के साथ बातचीत करनी पड़ी, और वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल भी साबित हुए। कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में A.O. ह्यूम के रोल के बारे में एक बात बार बार कही जाती है कि लॉर्ड डफरिन इंडियन नेशनलिस्ट के मंसूबों को समझ चुका था, इसीलिए उसने जानबूझकर ह्यूम से कहकर कांग्रेस की स्थापना कराई, ताकि इंडियंस में जो ग्रीवांसेस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसको एक आउटलेट मिल सके। लेकिन बिपिन चंद्रा अपनी किताब में इससे उलट बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल्स ने ह्यूम को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया। आप खुद सोचिए, क्या ब्रिटिश किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जन्म लेने देते जिसमें किसी इंग्लिशमैन का इन्वॉल्वमेंट ना हो? इसलिए बिपिन चंद्रा का ये ओपिनियन कि इंडियन नेशनलिस्ट ने A.O. ह्यूम को कांग्रेस को सेटअप करने के लिए एज अ लाइटनिंग कंडक्टर इस्तेमाल किया, गलत नहीं लगता। खैर, ये तो बात हो गई कांग्रेस के फॉर्मेशन की। आइए अब देखते हैं कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1885 में बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया था, और व्योमीश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कांग्रेस सेशन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फर्स्ट कांग्रेस सेशन यूं तो बॉम्बे में ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन जो उसका इनिशियल प्लेस था वो था पुणे। लेकिन पुणे में उस समय एक भयंकर कॉलरा आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पर लोकेशन को पुणे से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। INC का फर्स्ट सेशन 72 डेलीगेट्स द्वारा अटेंड किया गया था। कांग्रेस का दूसरा सेशन नेक्स्ट ईयर यानी 1886 कैलकाटा में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। इसी तरह कांग्रेस का तीसरा सेशन 1887 मद्रास में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सैयद बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा प्रिसाइड किया गया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। कांग्रेस का 4th एनुअल सेशन इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसे प्रिसाइड किया था जॉर्ज यूल, जो कि A.O. ह्यूम की तरह ही एक रिटायर्ड इंग्लिश ब्यूरोक्रेट थे। जॉर्ज यूल कांग्रेस को प्रिसाइड करने वाले पहले ब्रिटिश भी थे। तो दोस्तों, आपने देखा स्टार्टिंग के जो 4 कांग्रेस सेशन थे वो कैसे इंडिया के अलग अलग कोने में ऑर्गेनाइज किए गए थे। साथ ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको देखने के लिए मिली होगी, और वो ये है कि कांग्रेस के ये शुरुआती सेशंस की जो प्रेसिडेंटशिप डिफरेंट रिलीजन के लोगों को दी गई, उसकी वजह से आपको कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप में एक इंक्लूसिवनेस देखने को मिलती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि एक हिंदू ब्राह्मण थे, वहीं दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। इसी तरह सैयद बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम थे, और जॉर्ज यूल एक इंग्लिश ओरिजिन के व्यक्ति थे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस ने अपने स्टार्टिंग सेशन से ही टॉलरेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, और इंक्लूसिविटी भी कांग्रेस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू थी। इन फर्स्ट के सेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक नेशन के रूप में फोर्ज करना। अभी तक लोगों में रीजनल फीलिंग थी, और एक कॉमन नेशनलिस्ट एजेंडा डेवलप नहीं हो पाया था। देश के सभी तबके के लोगों तक अपनी पहुंच निश्चित करने के लिए 1888 के
इलाहाबाद सेशन में एक रूल सेट किया गया था कि कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास ना किया जाए जिस पर हिंदू, मुस्लिम या फिर किसी दूसरे रिलीजन के डेलीगेट्स ऑब्जेक्शन रेज करें। 1888 के इलाहाबाद सेशन के बाद हर साल देश के डिफरेंट प्लेसेस पर कांग्रेस सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। फिर 1896 में कलकत्ता में आईएनसी का 12th एनुअल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे प्रिसाइड किया रहमतुल्लाह सयानी ने। इसी सेशन में लिखा गया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1901 का कलकत्ता सेशन वो पहला सेशन था जिसमें गांधी जी का जिक्र हुआ और वो इस प्लेटफॉर्म पर अपीयर हुए। ऐसा नहीं था कि गांधी जी 1901 के इस सेशन में फिजिकली पहुंच गए थे। उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही एक वकील के तौर पर अपना काम कर रहे थे। कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल को सपोर्ट करें और अपने मैनिफेस्टो का एजेंडा इसे भी बना लें। पर अभी गांधी जी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट नहीं हुए थे। 20वीं सेंचुरी का पहला डिकेड कांग्रेस और देशवासियों के लिए, दोनों के ही लिए काफ़ी मुश्किल दौर था। उस समय लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल था, जो इंडियंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव था। ये वही दौर भी था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के पार्टीशन का फैसला किया था। बंगाल का पार्टीशन इंडियंस के लिए किसी शौक से कम नहीं था। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल पार्टीशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कोट किए थे, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि बंगाल का पार्टीशन मेनली बंगाल में फैल रही नेशनलिस्टिक भावनाओं को कुचलने के लिए किया जा रहा था। बंगाल पार्टीशन पर कांग्रेस का रिस्पांस भी दो भागों में बटा हुआ था। एक था मॉडरेट्स का रिस्पांस, जो पीसफुल वेज में विश्वास रखते थे, तो दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, जो अपनी अप्रोच को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव थे। खैर, बंगाल पार्टीशन के कारण उस समय के कांग्रेस सेशंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1905 जिस साल बंगाल पार्टीशन अनाउंस किया गया था, उस साल की कांग्रेस सेशन बनारस में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसे श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा प्रिसाइड किया गया था। 1905 की बनारस सेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 3 रेजोल्यूशन पास किए। पहला रेजोल्यूशन स्वदेशी का, दूसरा बॉयकॉट का और तीसरा स्वराज का। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो आंदोलन को ऑल इंडिया लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1906 में कांग्रेस सेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कांग्रेस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच बढ़ती खटास पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। मॉडरेट्स चाहते थे कि 1905 में जो उन्होंने रेजोल्यूशन लिया है वो उसे कंटिन्यू करें और एक बहुत ही पैसिव फॉर्म ऑफ स्वदेशी, बॉयकॉट और स्वराज को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि नहीं, हमें इसे ऑल इंडिया लेवल पर लेकर जाना है। और इसी खींचातानी में दादा भाई नौरोजी को 1906 के कोलकाता सेशन की अध्यक्षता सौंप दी गई, बिकॉज एवरीवन वाज श्योर दैट ही इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल एंड ही विल नॉट बी ऑब्जेक्टेड बाय एनीवन। सीधे सीधे दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंटशिप मिल गई और उनका विरोध किसी ने भी नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी। अब आते हैं 1907 के सूरत सेशन पर, जहां की एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो वायलेंट फॉर्म में सबके सामने आ गए। एक्सट्रीमिस्ट के अनुसार इस सेशन को जानबूझकर सूरत में इसलिए रखा गया ताकि इसकी अध्यक्षता से बाल गंगाधर तिलक को बाहर किया जा सके। आपको यहाँ बता दें कि बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट ब्लॉक के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे। उस समय कांग्रेस सेशंस में एक अनसेड रूल था कि जिस प्रोविंस में कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहां का कोई भी कांग्रेस मेंबर उस सेशन का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। और इस तरह से कांग्रेस के सूरत सेशन में बाल गंगाधर तिलक की जगह रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया। सेशन चल ही रहा था कि इसी बीच मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच कुछ कहासुनी हो गई। बात थोड़ी और आगे बढ़ गई थी जब कांग्रेस मॉडरेट लीडर फिरोज शाह मेहता को किसी का जूता आकर लगा और वह जूता लगते ही लोग आपे से बाहर हो गए। सूरत के स्टेशन में कुर्सियां तक फेंकी जाने लगी और अंत में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिवीजन हो गया, जैसा कि ब्रिटिशर्स बहुत ही लंबे समय से चाहते थे। 1907 सूरत सेशन के बाद मॉडरेट्स ने कांग्रेस को बंद करके एक नए ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की।
इस नए ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस रखे गए जिससे एक्सट्रीमिस्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में ना आ सकें। साथ ही उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए थी। खैर, एक्सट्रीमिस्ट भी कहाँ झुकने वाले थे, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। जब एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस के नए कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया तो मॉडरेट्स ने नए ऑर्गेनाइजेशन को ना बनाकर पुराने कांग्रेस को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के सस्पेंशन से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त गिरावट आई। कांग्रेस का अगला सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ का यह हिस्टोरिक सेशन कई मायनों में कांग्रेस के हिस्ट्री में एक वाटरशेड इवेंट था। इस सेशन में न केवल मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक्सट्रीमिस्ट का कांग्रेस में फिर से वेलकम हुआ, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ सेशन को अंबिका चरण मजूमदार द्वारा प्रिसाइड किया गया था। लखनऊ सेशन के बाद नेक्स्ट कांग्रेस सेशन कलकत्ता में 1917 में ऑर्गेनाइज किया गया। इस कांग्रेस सेशन का सबसे बड़ा रिमार्केबल फीचर ये था कि इस सेशन एनी बेसेंट द्वारा प्रिसाइड किया गया और इसी के साथ एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बन गई। इस सेशन में एनी बेसेंट के चेयरमैनशिप में रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था होम रूल की स्थापना और उसकी सक्सेस को इंश्योर करना। कांग्रेस में वुमेन की पार्टिसिपेशन को पैरेलली इंक्रीज करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन ऑर्गेनाइज किया गया नागपुर में और जिसके प्रेसिडेंट थे विजय राघवाचारी। ये सेशन 1920 में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी सेशन में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल वर्किंग कमेटी यानी कि CWC का एस्टैब्लिशमेंट। इस सेशन में ये भी बात की गई कि कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटीज अब से लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन 1922 में बिहार के गया में ऑर्गेनाइज किया गया जो मॉडरेट लीडर CR दास द्वारा प्रिसाइड किया गया। ये वो पहला कांग्रेस सेशन था जहां देश की तीसरी सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप संथालों ने पार्टिसिपेट किया। इसी कांग्रेस सेशन में CR दास, मोतीलाल नेहरू और उनके सपोर्टर्स ने कांग्रेस के अंदर लेकिन कांग्रेस के स्ट्रेटजी के अगेंस्ट एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी की नींव रखी। इन लीडर्स को बाद में स्वराजिस्ट कहा गया और कांग्रेस के बाकी लीडर्स को नॉन स्वराजिस्ट कहा जाने लगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं स्वराज पार्टी के ऊपर। दरअसल नॉन कोऑपरेशन के विड्रॉल के बाद से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक बहुत ही विकट परिस्थिति आ पड़ी थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें रिफॉर्मेटिव मूवमेंट के लिए काम करना चाहिए या फिर इलेक्शंस लड़के गवर्नमेंट के अंदर जाकर काम करना चाहिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि वह इलेक्शन लड़ें और उसके बाद गवर्नमेंट में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सप्लॉयटेटिव रूल को एक्सपोज करें, लेकिन कांग्रेस के दूसरे लीडर्स इसके फेवर में नहीं थे और इसलिए 1922 का सेशन CR दास, मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य नेता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे वो आपस में मिलकर स्वराज खिलाफत पार्टी की स्थापना करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में। 1922 के बाद अगला इम्पॉर्टेंट सेशन था 1924 का बेलगाम सेशन। क्या आप बता सकते हैं ये कांग्रेस सेशन इतना खास क्यों था? बिल्कुल सही, बेलगाम का कांग्रेस सेशन इकलौता कांग्रेस सेशन है जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। इसी सेशन के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और स्ट्रगल पर लगा दिया था। 1925 के बाद हमें देखने को मिलता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म धीमे धीमे अपने पैर पसारने लग जाता है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी इगैलिटेरियन प्रिंसिपल को बनाए रखा और इसी का मैनिफेस्टेशन हमें 1927 के मद्रास सेशन में भी देखने को मिलता है। दरअसल 1927 के कांग्रेस सेशन में डॉक्टर M.A. अंसारी, जिनका पूरा नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, को प्रेसिडेंट बनाया गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन भी पास किए गए। इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस इंडियन ट्रूप्स को चाइना और ईरान में यूज़ किए जाने का विरोध करेगी। ठीक उसी समय साइमन कमीशन इंडिया आया हुआ था, तो इसी के रिस्पॉन्स में कांग्रेस ने यहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो साइमन कमीशन में एक भी इंडियन ना होने का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन में कांग्रेस ने स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास किया था। मद्रास के बाद अगला कांग्रेस सेशन 1929 में कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया और इसे प्रिसाइड करने की जिम्मेदारी मोतीलाल नेहरू को सौंप दी गई। इस कांग्रेस सेशन में ही ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना भी की गई। इसके अलावा जैसे कि हमें पहले भी बताया गया है कि पूरे देश भर में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध होता रहा और इसके बारे में हमने पहले चर्चा भी की।
ये वही टाइम था जब लॉर्ड बिकनहेड इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। साइमन कमीशन के विरोध से तंग आकर और बौखलाकर उन्होंने पूरे कांग्रेस लीडरशिप को एक सेल्फ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चैलेंज कर दिया। बस फिर क्या था, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस की लीडरशिप ने डिसाइड किया कि वो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। इसी क्रम में उनकी लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। 1928 के कैलकाटा सेशन में इसी रिपोर्ट को तैयार करने में लगे लोगों के एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर 1929 में ही 44th आईएनसी सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें कांग्रेस की लीडरशिप एक वेटरन से एक यंग लीडर के हाथों में जा रही थी। इस सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास होना। पहली बार कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि उनका गोल सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज है। इसी सेशन में यह भी डिसाइड किया गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस पूरे देश में गांधी जी की लीडरशिप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। इसके बाद अगला कांग्रेस का सेशन कराची में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे इंडिया के आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने इस सेशन में इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल भी जाए तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि हम फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात ना करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1931 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी सेशन में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई। इसी सेशन में इक्वलिटी की बात भी की गई और इसके साथ साथ बात की गई माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में। इसी दौरान कांग्रेस और सरकार के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर ठन गई थी। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी कांग्रेस के नॉन पार्टिसिपेशन के चलते कुछ खास नहीं हो पाया था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच कई राउंड ऑफ निगोशिएशंस के बाद ये तय किया गया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ही गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया। 1931 के बाद अगला इम्पॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन फैजपुर सेशन था, जिसकी प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू के पास थी। ये कांग्रेस का पहला सेशन था जो कि एक गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था। कांग्रेस के ऊपर एलिटिज्म के एलिगेशंस लगते रहते थे। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस में तो सिर्फ पढ़े लिखे और बड़े लोगों का ही दबदबा होता है, लेकिन यहाँ पर इस सेशन के बाद पीजेंट्स और फार्मर्स की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन कंसिडरेबली बढ़ गई। इसके बाद नेक्स्ट कांग्रेस सेशन था हरिपुरा, जिसमें प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि एनपीसी भी सेटअप कराई गई। हरिपुरा के बाद नेक्स्ट सेशन था त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 और ये सेशन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच हुई कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। इस समय कांग्रेस में एक स्प्लिट होना मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को एक और झटका। दरअसल इस सेशन में महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को तय किया था, जो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें इस इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा। रिजल्ट आने के बाद गांधी जी काफ़ी इंसल्टेड फील करते हैं और वो कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी खुद की हार है और इसलिए मुझे कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। गांधी जी के इस रवैये से कांग्रेस की लीडरशिप में एक स्प्लिट देखने को मिल रही थी और कांग्रेस के विदिन काम करना सुभाष चंद्र बोस के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था और इसीलिए उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर देंगे। उन्होंने रिज़ाइन करने के बाद एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी। त्रिपुरी सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन उस समय के बिहार में रामगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रिसाइड किया। रामगढ़ सेशन की इंपॉर्टेंस उसके बैकग्राउंड से पता चलती है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की कंसेंट लिए बिना ही इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पार्टी घोषित कर दिया था। इंडियंस भी इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक उन्हें इंडिपेंडेंस का अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा तब तक वो ब्रिटिशर्स को किसी भी फ्रंट पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। रामगढ़ के इसी सेशन में ये तय किया गया कि टोटल इंडिपेंडेंस से कम कांग्रेस को कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और कांग्रेस ने गांधी जी को ये पावर दे दी कि वो अपने टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जहां और जैसे चाहें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। इस सेशन के बाद वो दौर आया जहां पर लोगों को जगाने के लिए किसी कांग्रेस के सेशन की ज़रूरत नहीं थी और नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस अपने पीक पर थी
और क्योंकि मैक्सिमम लीडर्स क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण अरेस्ट हो चुके थे, कांग्रेस के सेशन का कुछ खास मतलब भी नहीं था। हालांकि इस दौर में भी कई सिग्निफिकेंट इवेंट जैसे कि INA ट्रायल्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए थे। इंडिपेंडेंस के पहले 1946 वो आखिरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन था जिसे JB कृपलानी ने प्रिसाइड किया था। इस सेशन को उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस की। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।